Hello students, how are you all? I am going to cover behavior therapy and its methods, duration, all the information related to behavior therapy in this video. So let's begin. As you know, we've covered the previous psychodynamic therapy in the previous video. So we're going to cover now behavior. As we've talked about behavior therapy in the initial lectures, and we have a fair idea that behavior therapy generally it deals with or it talks about faulty behavioral pattern, or maybe bringing the change in the behavior. So let's keep that point in mind and then listen to the lecture. So this is NCERT, which is opened here in front of you. So let's begin. I'm sorry, why is this moving? Okay. Behavior therapies postulate that psychological distress arise because of. So you have to remember the reason. Behavior therapy वाले क्या कहते हैं कि ये faulty behavior pattern या thought pattern की वजह से होता है. It is therefore focused on the behavior and thoughts of the clients in the present. अभी वो क्या सोच रहा है उसकी बात कर रहे हैं. The past is relevant only to the extent of understanding the origin of the faulty. मतलब अब past क्यों relevant है? क्योंकि आप जानना चाहते हो ये जो faulty pattern आया उसका origin कहाँ से हुआ. ठीक है? The past is not activated or relieved. Only the faulty pattern are करेक्टेड इन द प्रेजेंट. अब देखिए आप पास्ट में जाके उसे तो ठीक नहीं कर सकते, लेकिन जो गलती, जो अंडरस्टैंडिंग अब गलत हो रही है आप उसे ठीक करेंगे. द क्लिनिकल एप्लीकेशन ऑफ लर्निंग थ्योरी प्रिंसिपल्स कॉन्स्टिट्यूट बिहेवियर थेरेपी. अब उस जो भी आप क्लिनिकल एप्लीकेशन और जो भी थेरीज लगाओगे आप इस टाइम पर अंडर दिस थेरेपी, दैट इज व्हाट इज नोन एज बिहेवियर थेरेपी. इट कंसिस्ट ऑफ, अब इसमें होगा क्या देखो, कुछ टेक्निक्स होंगी, कुछ इंटरवेंशंस आप करोगे, ठीक है ना, कुछ तो टेक्निक लगाएंगे आप. इट इज नॉट अ यूनिफाइड थ्योरी विच इज अप्लाइड इररिस्पेक्टिव ऑफ द क्लिनिकल डायग्नोसिस और द सिम्टम्स प्रेजेंट. ऐसे नहीं, यूनिफाइड इज नॉट अ कॉमन थ्योरी जो सब पे लगा दोगे आप, जी नहीं. देयर आर सर्टेन टेक्निक्स एंड इंटरवेंशंस, बट बाय लुकिंग एट द पास्ट यू आर गोइंग टू अप्लाई. The symptoms of the client and the clinical diagnosis are the guiding factors. तो आपको उसके लिए सबसे पहले सिम्टम्स को ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि वही आपको बताएंगे कि आप कौन सी टेक्निक लगाएंगे. ठीक है ना. इट्स समथिंग लाइक, अगर एक एमबीबीएस डॉक्टर है जो मेडिसिन का डॉक्टर है, अब आप उससे दवाई लेने जाते हैं, मेडिसिन लेने जाते हैं. अगर आपको कफ कोल्ड है और दूसरी तरफ किसी को फीवर है और थर्ड किसी को कोई एलर्जी है, will he give the same medicine to all the three patients? Of course not. He is going to look for the symptoms first, and then he will select what kind of medicine is going to be suitable for that person. I'm sure it is clear. और किस तरह का इंटरवेंशन करना होगा ये वो कैसे चूज करेगा, जब सिम्टम्स देखेगा. ट्रीटमेंट ऑफ फोबियाज और एक्सेसिव एंड क्रिपलिंग फियर. बहुत सारे लोगों को किसी तरह का फोबिया है, वाटर फोबिया, हाइट फोबिया, वो भी किसी भी तरह के और फियर्स हैं. दे वुड रिक्वायर द यूज ऑफ वन सेट ऑफ. किसी भी तरह का डर जो है वो एक तरह की टेक्निक लगाई जाती है, जबकि एंगर आउटबर्स्ट किसी को है तो उस पर कोई दूसरी टेक्निक, जैसे मैंने आपको बताया, किसी को फीवर है, किसी को कफ कोल्ड है, दोनों में डिफरेंट दवाइयां दी जाएंगी. एक डिप्रेस्ड क्लाइंट, अ डिप्रेस्ड क्लाइंट वुड बी ट्रीटेड डिफरेंटली फ्रॉम अ क्लाइंट हु इज एंशियस. द फाउंडेशन ऑफ, इसमें से आपको एक एग्जाम्पल लिखोगे, ठीक है, यहां से सारा नहीं लिखेंगे, अब ये लिखेंगे. हाँ, द फाउंडेशन ऑफ बिहेवियर थेरेपी इज ऑन फॉर्मुलेटिंग डिसफंक्शनल और फॉल्टी बिहेवियर. The factors which reinforce and maintain these behaviors, foundation क्या है, हमें उसके faulty behavior को identify करना है, और the factor which reinforce and maintain these behavior and devising methods by which they can be changed. फिर मैं ढूंढूंगी भाई कौन से तरीके हैं, कौन सा फैक्टर है जो लगाया जा सकता है जिससे उसके बिहेवियर को ठीक किया जा सकता है. So here we talked about what is behavior therapy. ठीक है. सो हमने यहाँ पर क्या बात किया बेटा, हमने बात की बिहेवियर थेरेपी के बारे में, और अब हम क्या बात करने वाले हैं, सॉरी, ये देखिए हमने पहले थेरेपी के बारे में बात कर ली बेटा,
अब हम उसके क्या डिस्कस करेंगे, नाउ वी विल टॉक अबाउट मेथड्स, कौन से तरीके हैं जिससे ये होगा। चलिए यहाँ जाते हैं। द क्लाइंट विद psychological distress or with physical symptoms which cannot be attributed to physical disease interviewed with a view, अब जिसको कोई physical disease नहीं है, which cannot be, फिर उसे कैसे आप पता करोगे कि उसको कोई प्रॉब्लम है। फिजिकल डिजीज तो दिख जाता है, बाजू में पेन है, कुछ वूंड है, कोई कट लग गया है, लेकिन अब जिसको ये नहीं है उसको एनालाइज कैसे करेंगे, उसके पैटर्न, इसके बिहेवियर को देखकर। बिहेवियरल एनालिसिस इज कंडक्टेड टू फाइंड आउट, ये आप करिए, एनालिसिस लगाएंगे आप, ठीक है। कैसे होगा, आप उसकी मैल फंक्शनिंग बिहेवियर्स को देखोगे, उसको ढूंढोगे ना, एंटीसीडेंट ऑफ फॉल्टी लर्निंग ढूंढोगे, क्या कारण रहे हैं, कौन से फैक्टर्स हैं जो दैट मेंटेन और कंटिन्यू, और कौन से फैक्टर जिसकी वजह से ये ऐसा चलता जा रहा है। सो व्हाट आर यू डूइंग इज यू आर गोइंग टू एनालाइज। तो सबसे पहली चीज जो है दैट इज एनालिसिस। एनालिसिस किसका, उसके बिहेवियर का, मैल फंक्शनिंग ऑफ बिहेवियर, फॉल्टी बिहेवियर के कारण ढूंढोगे, ये सब करोगे। नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फॉर मैल फंक्शनिंग बिहेवियर, ये आपको मीनिंग याद करना है। दीज आर दोज बिहेवियर्स व्हिच कॉज डिस्ट्रेस टू क्लाइंट। देखिए, एक नॉर्मल फंक्शनिंग बिहेवियर तो मुझे स्ट्रेस नहीं देता ना बेटा। इट्स समथिंग लाइक my child is playing or eating properly or studying properly, it is not going to give me any stress. My child is all the time he's sitting in front of the TV, it's not a nice behavior, this is giving me stress. So it means client को जो behavior stress में डालता है, जैसे जो लोग लिकर भी लेते हैं ना excessive, उन्हें पता होता है कि वो गलत कर रहे हैं and उन्हें वो चीज अंदर से रहती है कि नहीं, this is something which I need to change, but वो कर नहीं पाते, so this is giving them stress. okay, एंटीसीडेंट क्या है, दो वर्ड यूज किया था यहाँ पे बेटा। एनालिसिस करते हुए आपने सबसे पहले यूज किया मैल फंक्शनिंग बिहेवियर, पहले आप यहाँ नोट कर लो। तो आपको इसका मीनिंग भी सॉरी, इसको मैं जरा सा इरेज करके ठीक से लिख देती हूँ। ओके, सो लेट्स राइट इट डाउन अगेन। ऑलराइट, बिहेवियर। अच्छा, दूसरी बात उसने वहां पे क्या लिखी थी, देखा है, या मैल फंक्शनिंग, एंटीसीडेंट ऑफ फॉल्टी लर्निंग, ठीक है। So let me just write down here. So अब हम यहाँ पे दूसरा भी टॉपिक लिख लेते हैं जिसके बारे में हमने लिखना है नोट्स में। So it is antecedent factor. Okay? Antecedent factors. अब कौन से फैक्टर्स हैं? बहुत बार हम कहते हैं antecedent factors are basically क्या होता है, देखिए यहाँ लिखा है, antecedent factors are those causes which predispose the person to indulge into that. मतलब उसने हमें इंडल्ज किया उस बिहेवियर में जाने के लिए, उन फैक्टर्स को हम कहते हैं। रूटीन में हम जैसे एग्जांपल में यूज करते हैं कि ये वो बिहेवियर होता है विच इन्फ्लुएंस समबडी इन अ वे दैट मेक्स इट मोर लाइकली दैट दे बिहेव इन दैट वे। मतलब हम उन्हें इस तरह से इन्फ्लुएंस करते हैं कि वो वैसा ही बिहेव करने लग जाते हैं। फिर आ गया मेंटेनिंग फैक्टर। तीसरा फैक्टर कौन सा आ गया हमारे सामने, मेंटेनिंग फैक्टर। मेंटेनिंग फैक्टर, ओके, ये कौन से फैक्टर्स हैं, लेट्स अंडरस्टैंड। दीज आर दोस फैक्टर्स व्हिच लीड टू द परसिस्टेंस ऑफ द फैमिली। अब मेंटेन करके रखा, अब ठीक है किसी बच्चे ने माइंड में उसको इन्फ्लुएंस मिला कि ऐसा बिहेवियर करे, लेकिन बाद में उसे चेंज नहीं किया गया, उसे मेंटेन किया गया, यानी उसे मोटिवेट किया गया कि वो उसी फैक्टर में ही रहे, उसी बिहेवियर में रहे। तो परसिस्टेंट ऑफ द फॉल्टी वे, वो परसिस्टेंटली कंसिस्टेंटली उसी बिहेवियर को करता गया, तभी तो मैल फंक्शन हुआ ना बेटा। देखिए एग्जाम्पल लेते हैं। एन एग्जाम्पल, आपने एग्जाम्पल जरूर लिखनी है नोट्स में। एग्जाम्पल वुड बी अ यंग पर्सन हु हैज एक्वायर्ड द मैल फंक्शनिंग बिहेवियर ऑफ स्मोकिंग, ये कहीं से ले ली, एंड सीक्स हेल्प टू गेट रिड ऑफ स्मोकिंग। अब हेल्प मांग रहा है, ठीक है बेटा, ये मैल फंक्शनिंग बिहेवियर हो गया। सो द वेरी फर्स्ट वन वी अंडरस्टूड, उसको एक स्मोकिंग की हैबिट हो गई। बिहेवियरल एनालिसिस क्या कहता है, इट इज कंडक्टेड बाय इंटरव्यूइंग द क्लाइंट। अब क्योंकि उसे वो स्ट्रेस दे रहा है तो इसने इंटरव्यू किया, फैमिली मेंबर्स को, रिवील्स दैट द पर्सन स्टार्टेड स्मोकिंग व्हेन ही वाज प्रिपेयरिंग फॉर हिज एनुअल एग्जाम। अब आपने कारण ढूंढा, क्या था एंटीसीडेंट फैक्टर, कि भाई उसका एग्जाम्स में इसको ये हैबिट लग गई। ही हैड रिपोर्टेड रिलीफ फ्रॉम एंजाइटी अपॉन स्मोकिंग, क्योंकि उसे पेपर की एंजाइटी होती थी और उसे बेटर फील होता था स्मोक करके, एंड ही स्टार्टेड दैट। दस एंजाइटी प्रोवोकिंग सिचुएशन क्या थी, दैट बिकम्स द एंटीसीडेंट फैक्टर। आप बात समझ गए। सो स्ट्रेस, पहले तो मैल फंक्शनिंग बिहेवियर क्या है, स्मोकिंग,
ऑलराइट। फिर एंटीसीडेंट फैक्टर क्या था, उसके एग्जाम्स का स्ट्रेस दैट मोटिवेटेड हिम टू गो इनटू दैट। अब फीलिंग ऑफ रिलीफ जो थी वो मेंटेनिंग फैक्टर था, क्योंकि उसे लेकर एक अच्छा सा फील होता था, उसने इसको मेंटेन रखा यार। हाँ, जब व्हेन आई स्मोक आई फील बेटर, व्हेन आई स्मोक, ये मेंटेन होता गया। अच्छा, अगर एग्जाम स्ट्रेस था तो चले जाना चाहिए ना एग्जाम के बाद, नहीं गया, क्योंकि वो जो फीलिंग ऑफ रिलीफ है, ये फीलिंग ऑफ रिलीफ, ये इसे मेंटेन करके रखता गया। सो बिकम्स द मेंटेनिंग फैक्टर फॉर हिम टू कंटिन्यू स्मोकिंग। द क्लाइंट हैज एक्वायर्ड द ऑपरेंट रिस्पॉन्स ऑफ स्मोकिंग व्हिच इज मेंटेन्ड बाय रीइंफोर्सिंग वैल्यू ऑफ रिलीफ फ्रॉम एंजाइटी। आप इसे अगर यहीं तक ही लिखेंगे तो भी ये पूरा यहां तक, ये तीनों बातों को कवर करके तो भी चलेगा। वंस द फॉल्टी बिहेवियर व्हिच कॉज्ड स्ट्रेस हैव बीन आइडेंटिफाइड, एक बार अब आपने आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है रजत, एक बार ये आइडेंटिफाई हो गया। नाउ अ ट्रीटमेंट पैकेज इज चोजन। द एम ऑफ द ट्रीटमेंट इज टू, क्या करेंगे हम, उसको एलिमिनेट करना है इस फॉल्टी बिहेवियर को और सब्स्टिट्यूट देना है उसको किसी और से, ठीक है। एलिमिनेटिंग एंड सब्स्टिट्यूट किससे, जो बिहेवियर एक्सेप्टेबल है। The therapist does this through establishing antecedent operations and consequent operations. अब ये कैसे ठीक करते हैं, आप यहाँ दो ऑपरेशंस के नाम कर रहे हैं, इसे कैसे ठीक किया जाएगा। अब हम दो ऑपरेशंस की यहाँ बात कर रहे हैं बच्चों, दैट इज एंटीसीडेंट ऑपरेशन, एंटीसीडेंट, एंड सेकेंड इज कॉन्सिक्वेंट। ऑलराइट, चलिए एंटीसीडेंट ऑपरेशंस क्या है, ये कंट्रोल करेगा बिहेवियर को बाय चेंजिंग समथिंग दैट प्रीसीड्स सच अ बिहेवियर। ओके, द चेंज कैन बी डन बाय, कैसे होगा, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग रीइंफोर्सिंग वैल्यू ऑफ पर्टिकुलर कॉन्सिक्वेंस। दिस इज कॉल्ड एस्टैब्लिशिंग ऑपरेशन। कैसे, एग्जाम्पल, इफ अ चाइल्ड गिव्स ट्रबल इन ईटिंग डिनर, ठीक है, वो खाना नहीं खाता, एन एस्टैब्लिशिंग ऑपरेशन वुड बी व्हाट, टू डिक्रीज द क्वांटिटी ऑफ फूड सर्व्ड एट टी टाइम। अब क्यों नहीं खाता, हो सकता है टी के टाइम पर उसे स्नैक्स प्रॉपर मिल जाते हो, दैट इज व्हाई ही इज नॉट ईटिंग। तो बोला एस्टैब्लिशिंग, सबसे पहले कोई एक ऐसा ऑपरेशन लगाना होगा उससे पहले जो एस्टैब्लिशिंग ऑपरेशन होगा, वो कौन सा होगा, उसके खाने टी के टाइम पर उसे स्नैक्स कम कर दीजिए, अपने आप रात को भूख लगेगी, दिस वुड इंक्रीज द हंगर एट डिनर। ओके, thereby increase the reinforcing value of food at dinner। अब उसे वैल्यू हो जाएगी, उसे भूखा रखें दोपहर से लेकर रात तक, कुछ मत दें चाय के साथ, तो इससे क्या होगा, अपने आप उसको भूख लगेगी। praising the child when he eats properly। अब जब वो खा रहा है उसे ये नहीं कहना, आ गया ना, देखो हमने कर दिया ना ठीक तुम्हें, नो नो नो, दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क। praise the child when he eats properly tends to encourage this behavior। ये हो गया द एंटीसीडेंट ऑपरेशन इज रिडक्शन ऑफ फूड। अब इसमें एंटीसीडेंट क्या था, आपने एंटीसीडेंट क्या किया, आपने रिडक्शन ऑफ फूड कर दिया, रिडक्शन ऑफ फूड व्हेन, टी टाइम पर, ठीक है, जो उससे पहले आप स्नैक्स सर्व कर रहे हो। ओके, फिर कॉन्सिक्वेंट ऑपरेशन क्या है, प्रेजिंग द चाइल्ड कि वेरी गुड, यू डिड द वेरी गुड जॉब, गॉट इट। So praising the child for dinner, it establishes the response of eating dinner। तो अपने आप आपने देखिए उसके बिहेवियर को चेंज कर दिया, because he was not eating right at dinner, so what did you do, you put in two operations। और ये मदर्स करती हैं, उन्होंने साइकोलॉजी नहीं पढ़ी होती, still they do it। तो क्या कहती हैं, इवनिंग में स्नैक्स नहीं मिलेंगे, ठीक है, आप खाना नहीं खाते ना, तो उन्होंने एंटीसीडेंट ऑपरेशन लगा दिया। फिर वो क्या करती है, व्हेन यू ईट, देखा, वेरी गुड, शाबाश, आज आपने बड़े अच्छे से खाना खाया। सो दिस इज कॉल्ड कॉन्सिक्वेंट। कॉन्सिक्वेंट कम्स आफ्टर, एंटी इज बिफोर। ऑलराइट, अब आ गए हम बिहेवियरल टेक्निक्स पर, ठीक है बच्चों, सो दैट वी विल कवर इन दिस वीडियो ओनली। सो रिलेटेड टू दिस बिहेवियरल टेक्निक्स की बात करेंगे अब हम। All right, चलिए, a range of techniques is available for changing behavior। The principles of these techniques are, क्या कारण, क्या प्रिंसिपल है उसका बेटा, रिड्यूस करना the arousal level of the client। जो उसको arousal level होता है, जो उसमें अंदर से नीड आती है उस चीज की, उसे रिड्यूस करना और उसके बिहेवियर को ऑल्टर करना। कैसे, या तो क्लासिकल कंडीशनिंग, आपने क्लास 11 में भी पढ़ी है, ऑपरेंट कंडीशनिंग आप पढ़ चुके हैं। ओके, सो उनसे आप विद डिफरेंट, आप क्लास 11 के वीडियोस को रेफर कीजिए या क्लास 11 के चैप्टर को। क्लासिकल कंडीशनिंग, यू रिमेंबर, कंडीशन हो जाता है, डॉग बेल बजाते हैं एंड देन दे सर्व फूड। ओके, तो ये था अराउजल।
जैसे किया सलाइवा आया वो फूड आ गया। लेकिन अगर आप चेंज करना चाहें तो यू कैन डू इट। वो उसने करके भी देखा, बेल बजाई बट दे डिड नॉट सर्व द फूड बट देयर वाज अ सलाइवा, मींस नीड वाज देयर, सो नाउ यू आर सपोज्ड टू ऑल्टर द बिहेवियर। So you can alter it. How can you alter the behavior? By not even pressing the bell and serving the food at that particular point of time. So इस तरह से आप उसे change कर सकते हैं. It's just a question of conditioning. Conditioning समझते हैं? Brain का आपने इस तरह से mold कर लेना है कि उस हिसाब से आपको need arise हो या नहीं हो. With different contingencies of reinforcement. जो लोग diet करते हैं, जो लोग रिस्ट्रिक्शन करते हैं, मैंने इतने बजे यही खाना है, वो क्या करते हैं? अपनी कंडीशनिंग करते हैं, इतने बजे ही खाना है, आई एम नॉट गोइंग टू टेक एनीथिंग इन बिटवीन, राइट? विद डिफरेंट कंटिंजेंसीज ऑफ रीइंफोर्समेंट एज वेल एज टू यूज विकैरियस लर्निंग प्रोसेस इफ नेसेसरी. सो क्या करना है? विकेरियस लर्निंग प्रोसीजर्स को अप्लाई करना है. विकेरियस क्या है? दूसरों की एग्जाम्पल से सीखना. बाय नॉट इवन डूइंग, हम हमेशा बोलते हैं दूसरों से सीख लेना कि उन्होंने कैसा बिहेवियर किया और कैसे चेंजेस लाए. फिर आ गया नेगेटिव रीइंफोर्समेंट एंड अवर्सिव कंडीशनिंग. अब ये क्या होती है? नेगेटिव, क्या मतलब हुआ नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का? यहाँ पर नेगेटिव रीइंफोर्स, देखिए दो तरह की इन्फोर्समेंट होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. ये भी हम शायद क्लास 11 में पढ़ चुके हैं. पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या होता है बेटा? व्हेन समबडी इज डूइंग समथिंग, उसे पॉजिटिव मतलब मोटिवेट करना, वेरी गुड, बहुत अच्छा काम किया. नेगेटिव ऑपोजिट है. ऐसे ही अवर्सिव कंडीशनिंग है. एवर्सिव कंडीशनिंग में क्या करते हैं? एवर्सिव मींस किसी को मेकिंग समवन फील अ स्ट्रांग डिसलाइक फॉर समथिंग. मतलब आपने उसे हेट ही करना शुरू कर दिया. क्लास में कोई बच्चा बहुत ज्यादा नॉटी है, सो पीपल स्टार्टेड डिसलाइकिंग द चाइल्ड, नॉट हिज हैबिट. एक्चुअली व्हाट शुड वी डू इज वी शुड डिसलाइक द हैबिट, नॉट द पर्सन. तो हम क्या करते हैं इसमें? वी स्टार्टेड डिसलाइकिंग द पर्सन. So these are two major techniques of behavior modification. As you've already studied, क्या negative reinforcement refers to the following of undesired person with an outcome is a painful or not liked. For example, कैसे हम इसे लिखेंगे जी? तो आप यहाँ पर इस टॉपिक में क्या लिखने वाले हो बेटा? आप लिखने वाले हो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट. आप इसके ये जो वन शीटर बना रहे हो उससे आपको आइडिया हो जाएगा. नेगेटिव रीइंफोर्समेंट एग्जाम्पल से समझते हैं इसको. क्या थी? द टीचर reprimands a child who shouts in the class. Okay, this is negative reinforcement. अब क्या कर रही है टीचर? टीचर ने बच्चे को reprimand is openly telling in front of, officially सबके सामने wrong ठहराना. So she is telling in front of everyone that this act was not good. Who shouts in the class? This is negative reinforcement. ठीक है, उसने ये किया. Aversive conditioning क्या हो गई? It refers to repeated association of undesired response. तो अब आप यहां पर और दूसरी बात क्या बोलोगे बेटा? Aversive conditioning. Okay, so it refers to the repeated association of undesired response with an aversive consequence. Example से समझ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा. And alcoholic is given a mild electric shock and asked to smell the alcohol. Okay, with repeated pairings the smell of alcohol is aversive and the pain of the shock is associated with it. The person will give up alcohol. तो उसने क्या किया? उसको जैसे वो स्मेल करता है, स्मेल करते ही उसे क्या लगता है? नीड लगती है, अराउजल होता है कि नहीं आई शुड ड्रिंक, है ना, स्मेल से. लेकिन जैसे ही वो स्मेल करता है उसे शॉक दे दिया जाता है. स्मेल करता है उसे शॉक दे दिया जाता है. उसका क्या मतलब हुआ? उसे लगा ये स्मेल करना ही गलत है. ठीक है राजे? If an adaptive behavior occurs rarely, that is positive reinforcement is given to increase the deficit. अब आप इसको कैसे positive reinforcement के थ्रू बात करेंगे, यहाँ पर आप इसके बारे में भी लिखेंगे. Positive reinforcement तभी हम कंपेयर कर पाएंगे ना बेटा. देखिए, is given to the increase the deficit. For example, if a child does not do homework regularly, positive reinforcement क्या होगा? Maybe use the child's mother by preparing the child's favorite dish. आज आप homework complete करो, I'll make it this for you whenever he does his homework at appointed time. The positive reinforcement of food जो है, this will increase the behavior of doing the homework. ये positive reinforcement है. Punishing is negative reinforcement. Okay? Persons with behavioral problems can be given a token of reward. तो आप याद रखें, पॉजिटिव रिवॉर्ड इसमें क्या करते हैं? टोकन ऑफ रिवॉर्ड दिया जाता है. इसे बोल दिया जाता है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट. ओके, एवरी टाइम अ वांटेड बिहेवियर अकर द टोकन्स आर कलेक्टेड एंड एक्सचेंज्ड फॉर अ रिवॉर्ड सच एज एन आउटलाइन
outing for the patient or a treat for the child. It is token economy. अब उसे बोला जाता है चलो आज का होमवर्क किया है, जैसे बच्चों को ना स्कूल में ग्रीन कार्ड्स देते हैं, यू रिमेम्बर प्ले स्कूल में ग्रीन कार्ड, एक ग्रीन कार्ड, जब आपके पास 3 ग्रीन कार्ड हो जाएंगे तो यू विल बी गिवन अ स्टार, जब आपके पास 3 स्टार हो जाएंगे तो यू विल बी गिवन दिस अवार्ड। ऐसे ही घर में अगर आप आज का होमवर्क है, आप ये देखिए, ये लीजिए, आप एक टोकन ले लीजिए, व्हेन यू विल कलेक्ट 5 टोकन्स वी विल गो आउट फॉर डिनर। तो ये क्या होगी, टोकन इकोनॉमी कहते हैं बेटा इसको, इस टर्म को याद रखना है आपने, इट्स कॉल्ड टोकन इकोनॉमी। यानी आपने एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट लगाया और उसके पीछे एक टारगेट दे दिया, राइट। अनवांटेड बिहेवियर कैन बी रिड्यूस्ड एंड वांटेड बिहेवियर कैन बी इंक्रीज साइमल्टेनियसली। अब देखो उसका अनवांटेड बिहेवियर था नॉट डूइंग दी होमवर्क, वांटेड बिहेवियर आपने रीइंफोर्स कर दिया, ओके, थ्रू डिफरेंशियल रीइंफोर्समेंट कहते हैं बेटा। डिफरेंशियल मतलब आपने उसे नॉट डूइंग से डिफरेंट कर दिया ना, नॉट डूइंग से डूइंग में शिफ्ट कर दिया। बच्चों बात समझ में आ गई ना आपको? चलिए, then moving further, positive reinforcement for the wanted behavior and negative reinforcement for unwanted behavior attempted together may be one such method. The other method is to positively reinforce the wanted behavior and ignore the unwanted. देखो क्या किया, पॉजिटिव को मोटिवेट किया, नेगेटिव को डिक्रीज किया। दूसरा, पॉजिटिव को ही मोटिवेट किया, नेगेटिव को इग्नोर किया। ओके हो गया? इसमें नेगेटिव में आपने उसे पनिश कर दिया, इसे डीमोटिवेट किया, इसको मोटिवेट किया, यहां उसे आपने ध्यान ही नहीं दिया, छोड़ दिया, उसको इग्नोर कर दिया। The later method is less painful. The other method is positive reinforcement and wanted and ignore the unwanted. The later method is less painful and equally effective. For example, let us consider the case of a girl who sulks and cries when she is not taken to the cinema when she asks. The parent is instructed. ये example आप highlight कर लीजिए अपनी book में. The parent is instructed to take her to the cinema if she does not cry and sulk. ठीक है, but not to take her when she does that. जब बच्चे बहुत बार क्या करते हैं, रो रो कर अपनी बात को जो मनवाते हैं, तो वो क्या हो जाता है, एक फॉल्टी बिहेवियर। फिर जब वो बड़ी बड़ी बातें मनवाने लगते हैं तो हमें प्रॉब्लम होती है। तो वो कहते हैं जब वो रोए तब तो बिल्कुल नहीं लेके जाना, लेकिन जब वो नहीं रोए तो तुमको अपनी मर्जी से ले जाना, ठीक। Further, the parent is instructed to ignore the girl when she cries and sulks. The wanted behavior of politely asking to be taken to the cinema increases. अब वो क्या करेगी, अब वो genuinely मतलब normally पूछेगी, can we go to cinema? So you can go by not crying or maybe sulking. Okay? So increases and the unwanted behavior of crying and sulking decreases. You read about phobias or irrational fears in the previous chapter. इसमें आएगा एक टॉपिक systematic desensitization. एक ये भी टेक्निक है बच्चों, this I will cover in the next video. Bye bye, take care.